नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान जीके से संबंधित 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो दोस्तों, आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो द पहला क्वेश्चन है एलपीजी। एलपीजी गैस का पूरा नाम क्या है? एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? सो एलपीजी गैस जो घरों में खाना बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, उसका पूरा नाम क्या है? सो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ओके, अगला क्वेश्चन है कागज किस पदार्थ का बना होता है? जिसपे हम लिखते हैं वह कागज किस पदार्थ का बना होता है? तो इसका आंसर है ट्री, वृक्ष का। कागज वृक्ष का, पेड़ का बना होता है कागज। पेड़ के छाल से कागज बनाया जाता है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, एशिया। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी नदी क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? आप जानते ही होंगे विश्व में बहुत सारी नदियां हैं, तो इन सभी नदियों में विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, नील नदी। नील नदी जो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन है सिम, SIM, सिम का फुल फॉर्म क्या है? जो मोबाइल में सिम यूज किया जाता है उसका पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ओके, अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है? ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है? इसका आंसर है, देखिए इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, कान की हड्डी, स्टेपिस, रीढ़ की हड्डी, पैर की हड्डी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कान की हड्डी। कान की हड्डी जिसका नाम है स्टेपिस, यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है जो कान के मध्य में पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर है, इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कर्क पैट्रिक मैकमिलन। तो कर्क पैट्रिक मैकमिलन ने कंप्यूटर का आविष्कार नहीं किया था। कर्क पैट्रिक मैकमिलन ने साइकिल का आविष्कार किया था। ओके, साइकिल का आविष्कार किया था, ध्यान रखिएगा। कर्क पैट्रिक मैकमिलन ने साइकिल का आविष्कार किया था। ठीक, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज। यह सही ऑप्शन है, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट। का पिता किसे कहा जाता है? क्रिकेट का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है WG ग्रेस। WG ग्रेस को क्रिकेट का पिता कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा ट्री कौन सा है? इनमें से आपको बताना है विश्व का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है। तो इसका आंसर है सिकोया का वृक्ष। सिकोया का वृक्ष विश्व का सबसे लंबा वृक्ष है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हवाई जहाज की खोज किसने की थी? हवाई जहाज की खोज या वायुयान की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर है एशिया। एशिया तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है,
लेकिन विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ओके, अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा पंछी कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा पंछी कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड को विश्व का सबसे छोटा पंछी कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जीव को रात में दिखाई नहीं देता? निम्न में से किस जीव को रात में दिखाई नहीं देता? तो आपके ऑप्शन है उल्लू, चमगादड़, कौवा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उल्लू। उल्लू को रात में दिखाई नहीं देता। अगला क्वेश्चन है, सरसों। सरसों किसकी फसल है? हम जानते हैं कि सरसों को गेहूं के साथ बोया जाता है, तो सरसों किसकी फसल है? रबी की फसल है, खरीफ की फसल है या जायद की फसल है? तो सरसों, इसका आंसर सरसों रबी की फसल है। अगला क्वेश्चन है, फाहियान, जो चीनी यात्री फाहियान है, किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त सेकेंड या चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त द्वितीय या सेकेंड। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त सेकेंड के शासनकाल में आया। हर्षवर्धन के शासनकाल में वेन सॉन्ग आया। वेन सॉन्ग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया, यह भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने दिया था? जो डीएनए की डबल हेलिक्स, डबल यहाँ पे द्वि लिख लीजिएगा, द्वि, ओके, द्विकुंडलित डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने दिया था? इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, वाटसन तथा क्रिक ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन ने, ऑप्शन सी लुई पास्चर ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना दिया था। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है लंबाई के टर्म में? ओके, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नील नदी। नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और एक फैक्ट भी याद रखिएगा कि नील नदी के किनारे ही मिस्र की सभ्यता निवास करती थी। जो मिस्र की एक सभ्यता थी वो नील नदी के किनारे ही निवास करती थी। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री कौन थे? इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, जगजीवन राम, ऑप्शन बी, आर के षणमुगम शेट्टी, ऑप्शन सी, जॉन मथाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जगजीवन राम। जगजीवन राम स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री थे। ओके, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी, जी.भी. मावलकर, ऑप्शन सी, एम.ए. अयंगर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और राज्यसभा के पहले अध्यक्ष थे। और लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जी.भी. मावलकर। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दलों का पंजीकरण किसके द्वारा किया जाता है? जो राजनीतिक दल हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनका जो रजिस्ट्रेशन होता है, इनको जो चिन्ह मिलते हैं, ये सब किसके द्वारा किया जाता है? इसके चार ऑप्शन। ऑप्शन ए, निर्वाचन आयोग द्वारा, ऑप्शन बी, वित्त आयोग द्वारा, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, निर्वाचन आयोग द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी? ये तीन अधिवेशन दिए गए हैं, इनमें से किसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी? देखिए, ऑप्शन ए है बेलगांव 1924, लखनऊ 1916, कोलकाता अधिवेशन 1911। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी जी ने सिर्फ एक कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की और वह था बेलगांव का अधिवेशन 1924 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, सौर सेल में किन तत्वों का उपयोग किया जाता है? जो सोलर सेल होता है, जो छतों पे लगाया जाता है ना, उसमें किन तत्वों का उपयोग किया जाता है? इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, सिलिकॉन, ऑप्शन बी, कार्बन, ऑप्शन सी, कॉपर, ऑप्शन डी, लोहा।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सिलिकॉन। सोलर सेल में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ओके, सोलर सेल में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है और सिलिकॉन एक अर्धचालक है और जर्मेनियम भी एक अर्धचालक है, यह भी फैक्ट ध्यान रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कौन सा रोग मच्छर के काटने से होता है? जो मच्छर के काटने से निम्न में से कौन सा रोग होता है? इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए रेबीज, हाइड्रोफोबिया, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी टिटनेस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मलेरिया। मच्छर के काटने से मलेरिया होता है और रेबीज कुत्ते के, पागल कुत्ते के काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य कब का गठन कब किया गया था? जो उत्तराखंड राज्य बना उत्तर प्रदेश से अलग करके, यह कब किया गया था, कब बना था उत्तराखंड राज्य? तो इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए नवंबर 2000, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2002 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नवंबर 2000। नवंबर 2000 में उत्तराखंड राज्य गठित हुआ या बना। अगला क्वेश्चन है अलास्का किस देश का हिस्सा है? जो अलास्का है, हम जब मैप में देखते हैं तो कनाडा से सटा हुआ अलास्का है ऐसे। ओके, तो अलास्का कनाडा से सटा हुआ है, तो वह किस देश का हिस्सा है? तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए का हिस्सा अलास्का है। पहले देखिए, पहले अलास्का रूस का हिस्सा था, रूस का हिस्सा था, लेकिन बाद में अमेरिका ने अलास्का को रूस से खरीद लिया। ठीक, अब अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है शहद में मुख्यतः कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? जो शहद होता है, हनी, इसमें मुख्यतः कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी एमिनो एसिड, ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सभी। शहद में इस तीनों इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं। ओके, पोषक तत्व हैं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बल्ब का आविष्कार किसने किया था? जो बल्ब है इसका आविष्कार किसने किया था? इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए मार्टिन कूपर, ऑप्शन बी स्टीव जॉब्स, ऑप्शन सी टिम बर्नर ली, ऑप्शन डी थॉमस अल्वा एडिसन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? किसे फ्यूल ऑफ फ्यूचर कहा जाता है? ये चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से किसे फ्यूल ऑफ फ्यूचर्स कहा जाता है? इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी कार्बन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को फ्यूल ऑफ फ्यूचर्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो एक्टिव है? कौन सा समस्थानिक रेडियो एक्टिव है? पहले हम जान लेते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक के बारे में। पहले हम जान लेते हैं समस्थानिक है क्या। देखिए समस्थानिक उसको कहा जाता है जिसका परमाणु क्रमांक तो सेम हो लेकिन उसका परमाणु भार अलग अलग हो, भिन्न हो, उसे समस्थानिक कहा जाता है। क्या? परमाणु क्रमांक सेम हो बट परमाणु भार अलग अलग हो, वह समस्थानिक होता है। तो अगर हम हाइड्रोजन की बात कर लें तो हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं। पहला होता है प्रोटियम जिसे 1H1 कहा जाता है, दूसरा होता है ड्यूटेरियम 1H2 कहा जाता है, तीसरा टाइट्रियम होता है जिसे 1H3 कहा जाता है। ये हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक है और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है इन तीनों में से कौन सा समस्थानिक रेडियो एक्टिव है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1H3 एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। अगला क्वेश्चन है डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? जो डॉपलर प्रभाव है यह किससे संबंधित है? इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ध्वनि से, ऑप्शन बी प्रकाश से, ऑप्शन सी दूरी से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ध्वनि से। जो डॉपलर इफेक्ट है वो ध्वनि से संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है रसायन विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जो रसायन विज्ञान है, केमिस्ट्री, इसके फादर कौन है? इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए हेरोडोट्स को, बी लेवासियर को, सी अरस्तु को, डी मेंडलीव को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लेवासियर। लेवासियर को रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक, और हेरोडोट्स को किसका पिता कहा जाता है? देखिए हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा जाता है, हिस्ट्री का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है नेपोलियन बोनापार्ट को किस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था?
देखिए नेपोलियन बोनापार्ट को, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाटरलू के युद्ध में। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट को हार का सामना करना पड़ा था। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस भौतिक राशि का मात्रक एम्पियर है? किस भौतिक राशि का मात्रक एम्पियर है? चार ऑप्शन है इसके, ए प्रतिरोध, बी धारा, सी धारिता और डी ऊर्जा। इसमें से इसका सही आंसर ऑप्शन बी धारा का मात्रक एम्पियर है। अगर हम बात कर ले प्रतिरोध की मात्रक क्या है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम है। ठीक, ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम है। और धारिता का मात्रक कैपिस्टर। ओके, ऊर्जा का मात्रक जूल। ओके, अगला क्वेश्चन है, माइकोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? जो माइकोलॉजी है उसका अध्ययन किससे संबंधित है? इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कोशिका, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी शैवाल, ऑप्शन डी जीवाणु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए माइकोलॉजी कवकों के अध्ययन से संबंधित है। ओके, कवक के अध्ययन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ स्थित है? ओके, इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है किस शहर में स्थित है? ठीक, इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लोहा। हीमोग्लोबिन में एफ पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। दोस्तों आप कमेंट में बताइएगा कि क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल होता है जो जिसके कारण पौधे हरे भरे रहते हैं, उसमें कौन सा धातु पाया जाता है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधातु कमरे की ताप पर द्रव है? इनमें से कौन सा जो अधातु है, नॉन मेटल्स है, वह कमरे के टेम्परेचर पर लिक्विड है? इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी हीलियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ब्रोमीन। ब्रोमीन कमरे की ताप पर लिक्विड है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग अर्धचालक में किया जाता है? मतलब सेमीकंडक्टर, इसमें से किसका प्रयोग सेमीकंडक्टर कंडक्टर के रूप में किया जाता है? तो इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी चारकोल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सिलिकॉन। सिलिकॉन का प्रयोग अर्धचालक या सेमीकंडक्टर के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धातु दूसरे धातु के साथ मिलकर अमलगम बनाता है? ठीक, अमलगम बनाता है। इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए टीन, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी लेड, ऑप्शन डी जिंक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मरकरी, Hg, पारा, जो दूसरे धातु के साथ मिलकर अमलगम बनाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट को एक साथ क्या कहा जाता है? जो कार्बन है, हीरा है और ग्रेफाइट है, इनको एक साथ मिलाकर क्या कहा जाता है? देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन है अपरूप। इनको तीनों को एक साथ मिलाकर अपरूप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस गैस का प्रयोग इलेक्ट्रिक बल्ब में किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब? ओके, तो इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑर्गन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी क्लोरीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ऑर्गन। ऑर्गन गैस का प्रयोग इलेक्ट्रिक बल्ब में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस है? जो ग्रीन हाउस गैस है वो कौन सी है? दोस्तों ग्रीन हाउस गैस एक्चुअली में होती क्या है, इनका निगेटिव इम्पैक्ट क्या है इन्वायरमेंट में? देखिए ग्रीन हाउस गैस वे गैस हैं जो सूर्य से आने वाले प्रकाश को
सूर्य से आने वाली प्रकाश को रिफ्लेक्ट नहीं होने देती, जिससे रिफ्लेक्ट नहीं होने देती, कैद कर लेती हैं, जिससे धरती का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक, और इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी O2, ऑप्शन सी CO2, ऑप्शन डी H2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी CO2, यह ग्रीन हाउस गैस है। ओके, अगला क्वेश्चन है गैल्वेनीकरण, जो गैल्वेनाइजेशन है, गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया प्रोसेस में आयरन धातु पे जो Fe होता है ना, किसकी परत चढ़ाई जाती है। देखिए गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया होती क्या है। एक देखिए, एक लोहा, मान लीजिए एक लोहा है, लोहे की एक प्लेट है। तो जब हम इनको खुले में छोड़ देते हैं तो जब मॉइस्चर के कंटेंट में आती है, मॉइस्चर हो गया, वाटर हो गया, इसके जब कांटेक्ट में आती है तो इसके ऊपर, इस पे जंग लगना शुरू हो जाता है, जंग लगना शुरू हो जाता है, जिससे इस लोहे का क्षरण होना शुरू हो जाता है, या लोहे का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है, क्षरण होना शुरू हो जाता है, रस्ट होना शुरू हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं, मतलब एक परत चढ़ाते हैं इस लोहे के ऊपर, जिससे कि जो हमारा धातु लोहा है वह सेफ और सुरक्षित बचा रहे। तो इस प्रक्रिया में हम किस धातु की परत चढ़ाते हैं वह इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी टीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जिंक। हम जिंक की परत चढ़ाते हैं गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए मंगल ग्रह, ऑप्शन बी बुध ग्रह, ऑप्शन सी शुक्र ग्रह, ऑप्शन डी शनि ग्रह। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बुध ग्रह। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध का ग्रह। अगला क्वेश्चन है ओम का नियम, ओम का नियम किस संरक्षण पर आधारित है। ठीक, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन बी संवेग संरक्षण, ऑप्शन सी वेग संरक्षण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण। तो ओम का नियम है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ओके, V और I के बीच जो ग्राफ होता है वह स्ट्रेट होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है किलोवाट, किलोवाट किसका मात्रक है। 2 चीजें ध्यान रखिएगा दोस्तों, किलोवाट और किलोवाट घंटा। जब किलोवाट पूछे तो किलोवाट का मात्रक, किलोवाट शक्ति का मात्रक है। ठीक, और अगर जब किलोवाट घंटा इसी में जोड़ दो, किलोवाट घंटा, तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक बन जाता है। ठीक, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, लेकिन किलोवाट शक्ति का मात्रक है, यह ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है रेड रॉट रोग, जो रेड रॉट रोग है किस फसल में पाया जाता है। किस फसल में रेड रॉट रोग पाया जाता है। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए मटर, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन सी नींबू, ऑप्शन डी गन्ना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गन्ना। गन्ने में रेड रॉट रोग पाया जाता है। रेड रॉट रोग मतलब वही होता है जो गन्ना, आपने देखा होगा गन्ने में जो लाल सड़न हो जाती है, गन्ना सड़ जाता है लाल रंग का, तो उसी को रेड रॉट रोग बोलते हैं, जो गन्ने में पाया जाता है। ओके, मटर में कौन सा रोग होता है। मटर में मार्च रोग होता है। कौन सा, मार्च रोग होता है मटर में। ओके, केला में कौन सा रोग होता है। केला में पनामा रोग होता है, पनामा रोग होता है। ओके, पनामा रोग होता है केले में। अगला क्वेश्चन है और नींबू में कौन सा रोग होता है। नींबू में डाईबैक रोग होता है, डाईबैक, सारी ध्यान रखिएगा, डाईबैक रोग होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस पदार्थ में ऊर्ध्वापातन और सब्लिमेशन का गुण पाया जाता है। हम यहाँ समझ लेते हैं कि सब्लिमेशन क्या है या ऊर्ध्वापातन क्या है। सब्लिमेशन उसे कहते हैं जब कोई वस्तु सॉलिड अवस्था से सीधे गैसियस अवस्था में बदल जाए, गैसियस अवस्था में बदल जाए, तो उस प्रक्रिया को सब्लिमेशन कहते हैं, ऊर्ध्वापातन कहते हैं। सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में। ठीक, इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कर्पूर, ऑप्शन बी चीनी, ऑप्शन सी यूरिया, ऑप्शन डी नमक।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कर्पूर। कर्पूर को जो हम जलाते हैं तो सीधे सॉलिड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो कर्पूर सब्लिमेशन का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी विलयन का पीएच मान 5.7 है तो वह विलयन किस इनमें से किस भाग में आएगा। तो दोस्तों मैंने भी पहले ही आपको बताया कि अगर कोई विलयन 0 से 7 के बीच में हो तो वह अम्लीय होगा। तो इसका सही आंसर ए अम्लीय होगा। ठीक, थैंक यू दोस्तों यह वीडियो देखने के लिए। दोस्तों अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों।